ડંકાની ચોટ ઉપર આ દેશના પ્રધાનમંત્રી એમ કહેતા હતા કે આ હિન્દુસ્તાનની તિજોરી ઉપર સૌથી પહેલો અધિકાર માયનો નીતિનો। ગુજરાતના મઝલૂમોને ન્યાય અપાવવા માટે જે સંઘર્ષ કર્યો એ સંઘર્ષને જાહેર મંચ પરથી હું સેલ્યુટ કરું છું અને સલામ કરું છું। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज राष्ट्रवाद की शुरुआत सवालों से करते हैं और सवाल यह है कि ये देश किसका है? ये देश हिंदुओं का है, ये देश मुसलमानों का है, ये देश ईसाइयों का है या फिर सिखों का है? मेरा जवाब यह है कि किसी एक धर्म का, किसी की जाति का देश नहीं, बल्कि देश 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है। जब ये देश 130 करोड़ लोगों का है तो इसके संसाधनों पर पहला हक किसी एक समुदाय या फिर एक वर्ग का कैसे हो सकता है? कोई ये कैसे कह सकता है कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है? राष्ट्रवाद में यह सवाल मैं आपके बीच इसलिए लेकर आया क्योंकि गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का। पहले सुनिए जरा कि क्या कहा उन्होंने। ડંકાની ચોટ ઉપર આ દેશના પ્રધાનમંત્રી એમ કહેતા હતા કે આ હિન્દુસ્તાનની તિજોરી ઉપર સૌથી પહેલો અધિકાર માયનો નીતિનો। આ દેશનો કોંગ્રેસનો પ્રધાનમંત્રી ડંકાની ચોટ ઉપર બોલતો। એ જ બોલવાથી કેટલું નુકસાન થયું એ પણ કોંગ્રેસને ખબર છે। तो बयान आपने सुन लिया। इस बयान के बाद गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के इस बयान के बाद अब हंगामा शुरू हो चुका है। गुजरात में कांग्रेस के अहमदाबाद दफ्तर के बाहर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने हज हाउस लिख दिया। दफ्तर के बाहर ही हज हाउस लिखे हुए पोस्टर लगा दिए गए। अहमदाबाद में हिंदू संगठनों के नेताओं ने जगदीश ठाकुर के इसी बयान के विरोध में प्रदर्शन भी करना शुरू किया और प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन जो बात जगदीश ठाकुर ने कही उसमें कुछ भी नया नहीं। उन्होंने अपने बयान में साफ किया कि देश के संसाधनों पर पहला हक कांग्रेस का है, अल्पसंख्यकों का है। यह बात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कही थी और इसी विचारधारा पर कांग्रेस आज भी कायम। भले इस वजह से कांग्रेस को नुकसान कितना ही होता रहे। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में कहा था कि समाज के सभी पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों, विशेषकर मुसलमानों को विकास के लाभ में बराबर की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए उनका सशक्तिकरण किए जाने की जरूरत है। देश के संसाधनों पर पहला हक उन्हीं का है। ये बात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कही थी, जिसको कि आज गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष दोहरा रहे हैं, उन्हीं का नाम लेते हुए। मनमोहन सिंह की बात को गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने आगे बढ़ाया तो गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी ने भी मुसलमानों को रिझाने की कोशिश की। सुनिए जरा। સિન્હાની સાથોસાથ તીસ્તા સેતલવાડને પણ યાદ કરવા માંગુ છું। ન્યૂઝ ચેનલની સાંજની 8 વાગ્યાની ડિબેટમાં જે શું ચર્ચા છે ને નીચે શું પટ્ટી એમણે મારી છે મારા નામ સાથે, એની કોઈ ચિંતા કર્યા વગર કહું કે એ મહિલાએ ગુજરાતના મઝલૂમોને ન્યાય અપાવવા માટે જે સંઘર્ષ કર્યો એ સંઘર્ષને જાહેર મંચ પરથી હું સેલ્યુટ કરું છું અને સલામ કરું છું। अब सवाल है कि क्या अचानक कांग्रेस को फिर मुसलमानों की याद क्यों आ गई? क्या ये राष्ट्रपति चुनाव का इफेक्ट है, जहां 17 सांसद और 126 विधायकों ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए क्रॉस वोटिंग की? एक तरफ कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही तो दूसरी तरफ वो मुस्लिम वोटों की राजनीति कर रही है, वो भी तब जब कांग्रेस नेता खुद कह रहे हैं कि उन्हें नुकसान हो रहा। इसलिए आज राष्ट्रवाद में कुछ अहम सवालों पर बात करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 कि हिंदुस्तान की तिजोरी पर क्या पहला हक माइनॉरिटी का है? क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं?
दूसरा सवाल यह कि राष्ट्रपति चुनाव में बिखरे विपक्ष का मुस्लिम कार्ड क्या अब निकल कर आ चुका है खुद की बची खुची राजनीतिक चीजों को संभालने के लिए। तीसरा सवाल यह कि मोदी को हराने के लिए कांग्रेस का क्या वही पुराना अल्पसंख्यक राग शुरू हो चुका। चौथा यह कि मोदी बोले सबका साथ सबका विकास, लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे पहले मुसलमान आखिरकार क्यों हैं। और सवाल यह भी कि राष्ट्रपति चुनाव का इफेक्ट और इसलिए यह हज हाउस कांड हो चुका। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ उनका तारुफ कराते हैं, आपसे उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार जुड़ चुके हैं, आप इतिहासकार हैं। सुबुई खान हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय जागरण अभियान चलाती हैं। हमारे साथ तहसीन पुनेवाला जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ दानिश कुरैशी हैं, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत में करना चाहूंगा तहसीन पुनेवाला आपसे कि ये अचानक फिर मुस्लिम कार्ड क्यों याद आ गया है। नहीं, कोई मुस्लिम कार्ड याद नहीं आया। उनका स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल था कि कांग्रेस ने हमेशा जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग गरीब है, जो लोग कमजोर है, उनका साथ दिया है। और इसके नुकसान भी हुआ है क्योंकि प्रोपेगेंडा फैला है, पर कांग्रेस गरीबों का साथ देगी। तो जो लोग पिछले हैं उनका साथ, पिछड़े हैं उनका साथ देना पड़ेगा कांग्रेस को। इसमें गलत क्या है? तहसीन में पिछड़ों की बात नहीं कही गई है, वहां पर अल्पसंख्यकों की बात की गई है। और उसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण का उल्लेख किया गया है, जिस भाषण में उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों, क्या दलित जो हमारे एससी भाई है, एसटी भाई बहन है, ओबीसी है, क्या ये अल्पसंख्या नहीं है? क्या इनकी गिनती नहीं होती? और क्या ये इस वक्त पिछड़े नहीं है? जगदीश ठाकुर के बयान में कहीं इनका जिक्र नहीं था। क्या सही, बट अल्पसंख्या का मतलब क्या होता है? मनमोहन सिंह जी ने किन के बारे में बात किया? जगदीश ठाकुर के बयान में कहीं भी गरीबों का गरीब शब्द शामिल नहीं था, कहीं भी पिछड़े वर्ग के लोगों का जिक्र नहीं था। मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। जब हम कह रहे कि जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग अल्पसंख्या है, ये लोग गरीब है, कमजोर है, अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते तो मैं मान लेता हूं कि जो लोग हमारे अल्पसंख्या फेलो सिटीजन है वो लोग नहीं है, मैं मान लेता हूं और मैं बात अपनी समाप्त कर देता हूं। अगर आपको लगता है कि हमारे इसी बात को बढ़ाते हुए कपिल कुमार जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं। मैं एक सवाल आपको पूछना चाहता हूं, सारी चीजें छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ मीडिया को बता रहा हूं, आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, सिर्फ मीडिया को। आप मुझे बताइए सभी नेशनल चैनल्स में 9 बजे कितने एससी एसटी एंकर्स हैं 9 बजे के डिबेट्स में? आप बता दीजिए। अरे प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है। तो अगर हम कहते कि दलित, ओबीसी, एससी एसटी को आगे आने, तो गलत क्या है? अब मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए तहसीन पुनेवाला, कितने कांग्रेस अध्यक्ष ऐसे रहे हैं जो कि एससी एसटी वर्ग से रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आजाद भारत की मैं बात करता हूं, आजाद भारत की बात कर रहा हूं 2, लेकिन आरएसएस का एक भी मुखिया ओबीसी या एससी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आरएसएस यही दिक्कत है, एंटी ओबीसी एनसी। ये जो गोल पोस्ट शिफ्ट करने की दिक्कत है, बिल्कुल नहीं, मैं मानता यहीं पर हम लोग समस्या बनाकर छोड़ देते हैं, कभी उसके इलाज की बात नहीं की जाती है। मैं अपने मूल सवाल पर वापस आ जाता हूं। कपिल कुमार जी, मेरा सवाल यह है कि जब अल्पसंख्यकों की बात की जाती है, और आज की तारीख में उदाहरण देकर बात करते हैं कि गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष ने जब बात की अल्पसंख्यकों की, उन्होंने मनमोहन सिंह को कोट किया, और मनमोहन सिंह का बयान मैंने सुना भी, पढ़ा भी, उसमें साफ लिखा है अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमान। तो हम क्यों एक वर्ग को प्राथमिकता देते आते हैं? ताकि सिर्फ इसलिए ताकि जो बच्ची कुछ राजनीति है उसको आप सहेज सकें। मैं आपको बताता हूं सुशांत जी कि अंग्रेजों की भारत में नीति थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। और 47 के बाद जो कांग्रेस ने नीति भारत के अंदर बनाई वो थी रूल एंड डिवाइड, राज करो और फूल डांटो। मुझे एक बात बताइए, क्या भारत का हर नागरिक, हर क्षेत्र का रहने वाला भारतवासी नहीं है? ये एक इन्होंने चला दिया पेरिफेरी, वो मेन स्ट्रीम है जी, वो पेरिफेरल है, वो लोग हाशिए पे हैं, ये मेन स्ट्रीम है। सारे ट्राइबल रीजन्स को, सारे उनको इन्होंने इस तरीके से किया। और आज बजाय ये कहने के कि ये राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्र के हर आदमी के लिए, राष्ट्र के जो स्रोत है उसका अधिकार उनके लिए इस्तेमाल करेगी, इनके प्रधानमंत्री ने कहा कि पहला स्रोत जो है, जो मनमोहन सिंह को कोट किया इन्होंने, मतलब कल आप जो है, हिंदुस्तान में एक समय था जब स्टेशन पे हिंदू पानी होता था, मुस्लिम पानी होता था।
ये आज फिर देश को बांट करके कि ये अल्पसंख्यक का स्तोत्र है, ये उसके लिए सड़क बनी है जी। इस ब्रिज के ऊपर अल्पसंख्यक ही जाएंगे, हाँ। दूसरे नहीं जाएंगे, ये क्या तमाशा लगाते हैं। हाँ। और एक बात आपने बहुत अच्छा सवाल इनसे किया जिसका इन पे जवाब नहीं था, तो ये आरएसएस पे चले गए। सीताराम केसरी के साथ इन्होंने क्या सलूक किया था, मुझे समझाएं जरा। इतना दूर मौलाना जाने की आजाद के जरूरत साथ नहीं है क्या सर, सलूक किया गया, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। दर्शकों की सहजता के लिए जगजीवन राम के मैं साथ हाल क्या ही का सलूक उदाहरण किया देते हुए गया। और जी छोड़िए, मैं एक बात और बताता हूं, मुझे बोलने दीजिए थोड़ा सा। जितने राष्ट्रवादी मुसलमान थे इस देश के, चाहे अजीम उल्ला रहे हो, चाहे अशफाक उल्ला रहे हो, चाहे ब्रिगेडियर उस्मानी रहे हो, चाहे मकबूल शेरवानी रहे हो, इनको कभी याद किया कांग्रेसियों ने? ये आज कहना भूल गए हैं। कपिल कुमार जी, मैं अरे वापस लौटूं, छोड़िए, लेकिन इतना देश पुराने के जाने की उसकी तो जगह बात मैं तो हाल ही बात के उदाहरण के साथ करिए। तहसीन छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद मैं चलूंगा दानिश के पास और सुबुई के पास। तहसीन, मेरा सवाल सिर्फ एक, अगर आपको SC ST पिछड़े वर्ग की इतनी चिंता रहती है या कांग्रेस को इतनी चिंता रहती है, तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए, आपने तो अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के चलते एक ऐसी महिला को सपोर्ट नहीं किया जो गरीब भी थी, आदिवासी भी थी, और पहली बार आजाद भारत में नजीर पेश होने जा रही थी कि अंत्योदय का जो गांधी जी का सपना था वो साकार होता दिखाई पड़ रहा था। वहां सपोर्ट क्यों नहीं किया? मैं दो चीज का उत्तर देता हूं, पहले आपके प्रश्न का, फिर कपिल जी का उत्तर देता हूं, क्योंकि आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा है। कांग्रेस ने देश को सबसे पहले SC राष्ट्रपति दिए, KR नारायणन जी। बीजेपी ने उनका विरोध किया, तो क्या बीजेपी एंटी SC? मैं सिर्फ आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। आपने कपिल जी के बीच में नहीं बोला, मैं लगातार आप मेरे बीच में बोल रहे हो, तो फिर आप रहने दीजिए, उनकी मन की बात कीजिए, मैं काम की बात नहीं करता हूं, मैं चुप बैठा हूं। आप चलाइए डिबेट सर, मैं अब अपना उत्तर दे दूं तो आप सुन लीजिए, नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं, मैं चुप बैठता हूं सर। देयर इज नो। अच्छा, अपनी बात आप पूरी कीजिए, फिर मैं आपसे सवाल आपने प्रश्न पूछा, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। नहीं चाहते उत्तर तो मैं चुप बैठता हूं, तो सुन लीजिए। KR नारायणन जी का विपक्ष बीजेपी ने किया, तो क्या एंटी SC थी? प्रतिभा पाटिल जो पहली महिला राष्ट्रपति कांग्रेस ने दिया, उसका विपक्ष बीजेपी ने किया, तो बीजेपी एंटी महिला थी। पहले स्पीकर जो ट्राइबल थे, बीजेपी ने उसका विपक्ष किया, तो क्या बीजेपी एंटी ट्राइबल थी? पहला चीफ मिनिस्टर ट्राइबल कांग्रेस ने 1985 में दिया, बीजेपी ने उसका विपक्ष किया, तो क्या बीजेपी एंटी ट्राइबल थी? ये बात नहीं होती। पॉलिटिकल लड़ाई अलग चीज होती, सिंबोलिज्म जरूरी है, लेकिन कांग्रेस ने विरोध किया, ठीक है। आज एक महिला बन गई जो ट्राइबल महिला है, उसका हम सब आदर करते हो, हमारी राष्ट्रपति है, इसका कोई पॉलिटिकल मोटिव आप निकालो वो गलत है। तो बीजेपी भी ना एंटी SC थी, ना कांग्रेस एंटी ट्राइबल है, हम इस चीज को समझ ली। दूसरी बात, अब मैं अपनी कपिल जी की बात का मैं उत्तर दे देता हूं। मैं कपिल जी से आपके माध्यम से बीजेपी से अपील करता हूं कि आप जो 2011 का सेंसस है, उसका आप कास्ट सेंसस आप रिलीज कर दीजिए, और आज आप देश को सिद्ध कर दीजिए कितने DM OBC है, कितने DM SC है, कितने वाइस चांसलर ST है, बता दीजिए ना। वरना जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी आप कीजिए ना। आप क्यों नहीं करना चाहते? अरे जो RSS ने कभी एक OBC और SC को मुखिया नहीं बनाया, यहां मुझे बोलना पड़ेगा, मैंने आपको पूरा मौका दिया। नहीं बना सकती। अब आपने बात की कि सिविल सर्विसेज में कितने, किस आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोग होते, तो सर ये चीज आपको UPSC कमीशन से पूछनी पड़ेगी। कोई पार्टी इसको निर्धारित नहीं करती, कमीशन उसके लिए बना होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। हाँ, लेकिन तहसील पुणे वाला ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि क्योंकि SC कैटेगरी से है, ST कैटेगरी से है, OBC कैटेगरी से है, ट्राइबल कैटेगरी से है, तो उसमें जो आपकी योग्यता होती है, जो नंबर सिस्टम होता है, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग निर्धारित किया गया है। और जो पिछड़े वर्ग के लिए होते हैं, उनके लिए न्यूनतम योग्यता के जो अंक हैं, प्राप्तांक हैं, उनको काफी कम रखा जाता है। इस मामले में किसी के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है ना सर। उत्तर प्रदेश में कितने SC DM है? मैं वापस एक सेकंड, तैसे हम लोग ना, देखिए आपने अंत्योदय की बात की ना, आपने अंत्योदय की बात की, अब मैं वापस अंत्योदय पे आ जाता हूं। दानिश खान, मैं छोटा सा सवाल, दानिश कुरैशी, मेरा छोटा सवाल ये कि भाई देश के संसाधनों पर किसी भी एक वर्ग का, एक जाति का या एक धर्म का हक पहले क्यों? ये देश 130 करोड़ लोगों का है, सबका बराबर क्यों नहीं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे लगता है कि इस देश में मुसलमान जो है वो हमेशा से ही राजनीति के केंद्र बिंदु में रहा है, चाहे वो RSS की पॉलिटिकल विंग भी भाजपा हो और कांग्रेस के निशाने पे तो पहले से ही रहा है। ये जितनी बातें कर रहे हैं ना कि देश में सबसे पहले अल्पसंख्यक और विशेषकर मुसलमानों का हक है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जाके सच्चर कमेटी का रिपोर्ट पढ़ लेना चाहिए। वो जीता जागता जिंदा सबूत है आपके करतूत और कारनामों का कि 70 सालों में आपने मुसलमानों को कहां से कहां पहुंचा दिया। दूसरी तरफ मैं आपको बात करूं, जगदीश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी जैसे लोग, जिग्नेश मेवाणी ऊना आंदोलन से निकले, आपको जानकर हैरानी होगी, इनका ऊना आंदोलन से कुछ भी लेना देना नहीं था। जब ऊना विक्टिम इन्हें जानते भी नहीं थे, तब ऊना फ्लॉगिंग के नाम से ये प्रोग्राम चला रहे थे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं।
तो दूसरे नंबर की बात, आप मुझे बताइए कि इस देश में मुसलमानों की संपत्ति, चाहे वो वक्फ की हो या उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, किस तरह कानून बना के छीनी गई, किसके शासनकाल में छीनी गई? क्या कांग्रेस के, क्या भाजपा ने छीनी थी? भाजपा को तो पैदा हुए जुम्मा 8 दिन हुए हैं, लेकिन ये सारा किसके शासनकाल में हुआ? इसके बाद आप मुझे बताइए, आर्टिकल 341 में से मुसलमान पसमानदाओं का आरक्षण धर्म के आधार पर किसने हटाया? क्या भाजपा थी, आरएसएस थी, कौन था? हम उनके मुखालिफ बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि ये जो बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस या ये जितने भी लोग हैं, ये कांग्रेस के शासनकाल में ही पल दानिश वैसी छोटा सा सवाल आपसे और मैं जानना चाहूंगा, तो क्या दर्शक हमारे ये माने कि जगदीश ठाकुर का जो आज का बयान है, जिग्नेश मेवाणी ने जो समर्थन में बयान दिया, या जो तबका उस बयान को सपोर्ट कर रहा है, वो कुछ और नहीं, सिर्फ अपनी राजनीतिक लालसा के चलते ऐसे बयान दे रहा है और इसका समर्थन कर रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं गुजरात से ही हूं और बहुत अच्छे से वाकिफ हूं। दरअसल हुआ यह है कि गुजरात के अंदर में कांग्रेस की जमीन जो है वो खिसक चुकी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आगाही के बाद यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा मामले खड़े हो गए, इसलिए अब इन्हें माइनॉरिटी का जो मोर्चा है इनका, वो ये 2-4 दिन में एक्टिव होता हुआ नजर आया और इस तरह की भाषणबाजी कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करें तो उनके एक एमएलए का, गुजरात के एक एमएलए का स्टेटमेंट सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि तमाम के तमाम जो एमएलए हैं, उन लोगों को अल्पसंख्यक इलाकों में अपना बजट खर्च करना चाहिए, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि उनके जो मेजॉरिटी से एमएलए हैं वो भी अपना बजट तक खर्च नहीं कर रहे। आप अपना बजट तक खर्च करना नहीं चाहते उस कम्युनिटी के पीछे जिसने आपको वोट दिए हैं। लेकिन मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, और इसका जवाब मैं चाहूंगा तहसीन आप देख लीजिए। उससे पहले सुबी खान मुझे बताइए जरा कि इस देश में अल्पसंख्यकों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों होती है? हम जैन के बारे में बात क्यों नहीं करते? हम पारसियों के बारे में बात क्यों नहीं करते? हम सिख के बारे में बात क्यों नहीं करते? हम बौद्ध के बारे में बात क्यों नहीं करते? जी आनंद जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। मैं हमेशा से ये कहती आई हूं कि अगर आप नंबर के हिसाब से देखें तो 20 करोड़ या 30 करोड़ लोग अल्पसंख्यक नहीं होते। मैं एक भारतीय मुसलमान होने के नाते रिफ्यूज करती हूं कि मुसलमान भारत में अल्पसंख्यक है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के तहत बार बार उनको अल्पसंख्यक बोला जाता है। इन लोगों को मतलब एक्चुअली नंबर से नहीं है कि कौन अल्पसंख्यक है या कौन पिछड़ा है या किसको हमें ऊपर उठाना है। इन लोगों को सिर्फ देश को बांटने के लिए कुछ ना कुछ एक सूत्र चाहिए होते हैं। मेरे गुरुदेव बहुत अच्छा एक सूत्र देते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बताना चाहती हूँ कि हमारे देश का विभाजन रातों रात नहीं हो जाता है। भाषा में, जाति में, क्षेत्र में, संप्रदाय में भारत को खंड खंड बांटा जाता है। हम लोग अपने अभियान में प्रवास कर रहे थे अनंत जी, तो हम लोग जब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश पहुंचे, हमें पता चला वो शौर्य की भूमि है, तो उसको भाषा के आधार पर बांटकर 3 स्टेट्स बना दिया गया। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज के आधार पर बांट दी गई। उत्तर प्रदेश में पूरे देश का आध्यात्मिक बल बसता है, तो आप कभी भी देखिए उत्तर प्रदेश को जातियों में बांटने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जातीय विविधता वहां पाई जाती है। क्षेत्रवाद में बांट देते हैं, नॉर्थ साउथ डिवाइड क्रिएट करते हैं। आर्यन बाहर से आए थे जी, ताकि नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस आपस में मिलजुल के ना रह सके। संप्रदाय के नाम पे बांटते हैं। मुसलमान अल्पसंख्यक है जी, जब नंबर के नाम पे मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है तो आप उसको मजहब के नाम पर अल्पसंख्यक बोलने पर या अल्पसंख्यक साबित करने पर क्यों तुले हुए हैं? ठीक है, सिर्फ इसलिए कि देश इस को बात के जवाब खंडों में आप दीजिए कि क्या कांग्रेस को राजनीतिक सहूलियत होती है क्या ऐसा बोल करके कि मुसलमानों का नाम लीजिए अल्पसंख्यक के तौर पर, आप जैन की बात मत कीजिए जो कि नंबर में बहुत कम है, आप पारसी की बात मत कीजिए, आप बौद्ध की बात मत कीजिए, आप सिख की बात मत कीजिए, आप सिर्फ मुसलमानों की बात कीजिए, क्योंकि यहां से आपका पॉलिटिकल एजेंडा सद जाएगा। यही सोच है कांग्रेस की क्या? मैं हमेशा लोगों को एक एडवाइस देता हूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमेशा आपका करियर खराब करता है। तो हमें सच पर हमें यकीन करना चाहिए। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि मुस्लिम्स माइनॉरिटी है, और ये एफिडेविट दिया है इस केस के ऊपर जब कहा गया था कि जिन सूबों में, जिन राज्यों में हिंदूज माइनॉरिटी है, वहां पर उनको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाए। तब नरेंद्र मोदी जी तरीके से अल्पसंख्यकों का दर्जा स्थापित होना चाहिए। जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये स्टेट को डिसाइड करने दीजिए, हम इसमें नहीं कर सकते। तो मोदी जी जब मुसलमानों को माइनॉरिटी मानते हैं, मैं कोई मुसलमानों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मोदी जी भी कुछ देश को बांट रहे। तो यहां आकर टीवी पे कहना कांग्रेस देश को डिवाइड करता, भाषाओं के आधार पर सूबों का जो बंटवारा हुआ है, पंजाब का बंटवारा हुआ है, ये मेरी बात समाप्त होने दीजिए। आज आप मोदी जी को बोल दीजिए कि हरियाणा और पंजाब को यूनाइट कर दीजिए। चलिए बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है, बोलिए आज मोदी जी को करने। तो देखिए टीवी पर आकर
कुछ भी कहना, गलत कहना मोदी जी कर सकते हैं। आनंद जी, आप इसका इतिहास जानते हैं, पंजाब हरियाणा के बंटवारे ऐसी बस छोटा सा मैं इंटरवेंशन करना चाहूंगा, उसके बाद अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। मेरा कोई इंटरप्शन, आपको इंटरप्ट करना कोई मेरा ध्येय नहीं है। मेरा छोटा सा बस इंटरप्शन है, वो ये है कि आज की जो बात मैं कर रहा हूं ना, वो ये डिफाइन करने के लिए बिल्कुल नहीं कि अल्पसंख्यक कौन है या कौन नहीं है, ये बताने के लिए बिल्कुल नहीं कि किसकी जनसंख्या कितनी है कि कितनी नहीं, ये बताने के लिए नहीं है कि आजादी से पहले देश में सबसे ज्यादा रियासतें किस धर्म से संबंधित रखती थी, उसके नवाब किस धर्म से थे, और आज उस धर्म के लोग अपने एजुकेशन लेवल में कहां हैं, इसकी मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दा यह है सर, अब हम लोग आज जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाली संस्कृति में ये कह देते हैं कि किसी एक धर्म विशेष का या संप्रदाय विशेष का पहला हक होना चाहिए, तो क्यों? आई एग्री विथ यू, मैं उसी पे बात करना चाहता था, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यहाँ चल रही, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। मैंने ये टॉपिक नहीं निकाला था। मैं आ रहा हूं सुबह आपके पास, मैं अपनी बात जी। मोदी जी को ये भी कह दीजिए कि जिस प्रदेश से वो आते, सूबे से आते, गुजरात और महाराष्ट्र, उसका भी मिलन कर दे, क्योंकि उनका भी बंटवारा और भाषा के ऊपर हुआ है। करके दिखाए ना मोदी जी। तो यह आकर झूठ कहना नहीं करना चाहिए। मोदी जी को जो कहना है आप पर्सनल कैपेसिटी में कह दीजिएगा। मैं तो आज जवाब तलाशने ये आया था कि हमें जगदीश ठाकुर को क्या कहना है। मोदी जी, क्या है मोदी जी, मेरा तहसीन जी, मैं तो ये तलाशने आया था कि जगदीश ठाकुर को, जिग्नेश मेवाणी को क्या कहना है, उनसे उनके लिए क्या बातें हैं। सुबह कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं समाप्त कर, अच्छा ठीक है, कोई बात आनंद जी, सुबह खान जी तहसीन, वैसे मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, आप काफी मुझे ज्ञानी प्रवक्ता लगते हैं, लेकिन मैं एक बात आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ। ये डिबेट हम किसी व्यक्ति, किसी पार्टी या किसी संगठन के लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब भारत के 130-140 करोड़ लोग भारतवासी हैं, तो उनको भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय में बांटकर क्यों बात की जाती है? हम बराबर के कर्तव्य और बराबर के अधिकारों की बात क्यों नहीं करते हैं? हम विक्टिम माइंडसेट क्यों डालते हैं? मैं एज अ मुस्लिम ये सवाल पूछती हूँ कि 30 करोड़ मुसलमानों को अल्पसंख्यक क्यों बोला जाता है? आई रिफ्यूज टू बी कॉल्ड अ माइनॉरिटी। मैं ऑफेंड होती हूँ माइनॉरिटी कहलाने पे। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ, मेरे 2 भाई हैं, तो क्या मैं माइनॉरिटी हो गई? अरे हमारे लिए देश कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। जब हम मातृभूमि कहते हैं, तो जैसे दूसरे बच्चे हैं, ऐसे हम भी बच्चे हैं। माइनॉरिटी बोल बोल के और ये बोल के कि मुसलमानों का यहाँ पर पहला 2 अधिकार है। चीजें हैं। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। पब्लिक परसेप्शन में सवाल लगातार उठता रहा है कि अगर आपको किसी के पहला हक तय करना है, तो आप उस परिभाषा को याद कीजिए जो राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने दी थी अंत्योदय को लेकर के। उनका अंतिम व्यक्ति का विकास किसी धर्म के व्यक्ति का विकास नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति का विकास की बात थी जो कि विकास का वाकई में हकदार है। लेकिन अल्पसंख्यक का दर्जा तय करना, ना करना, बदलना संवैधानिक बातें हो सकती है। लेकिन मैं प्रोफेसर कपिल कुमार, आपसे राजनीतिक बातों पर आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगा। ये 2017-18 की मेरे पास एक रिपोर्ट है माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर की तरफ से, जो कि रिलीजन स्पेसिफिक डेटा वहां पर जारी किया गया था इन कोलैबोरेशन विद लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के हिसाब से। इसमें हिंदुइज्म को लेकर के, इस्लाम को लेकर के, क्रिश्चियनिटी को लेकर के, सिखिज्म को लेकर के अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जारी किया गया। रूरल में हिंदुइज्म जहां 5.7 रूरल मेल जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है, और तकरीबन इस्लाम में 6.7, क्रिश्चियनिटी में 6.9, सिखिज्म में 6.4, ऑल इंडिया में 5.8, अमूमन एक जैसा डेटा है। वही हाल रूरल फीमेल को लेकर है, वही हाल जो शहरों में जो मेल रहते हैं उनको लेकर है, और वही हाल है अर्बन फीमेल को लेकर के। अब मेरा सवाल यह है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो है, ये धर्म के आधार पर तो तय किया नहीं गया होगा, ये हर जगह एक सा नजर आ रहा है, तो फिर क्या रोजगार का हक उन लोगों को नहीं है जो माइनॉरिटी में नहीं आते? उनकी बात क्यों नहीं की जाती? देखिए आनंद जी, मैं सबसे पहली बात तो एक ये कहूंगा कि मैं थोड़ा खुशकिस्मत हूं कि मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ता हूं, और थोड़ा ज्यादा खुशकिस्मत इसलिए भी हूं कि मैं उस पारिवारिक यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं हूं, अनुयायी भी नहीं हूं, जो पारिवारिक यूनिवर्सिटी जो है केवल उसका एक ही कोर्स जहां पढ़ाया जाता है, मोदी फोबिया, जिसने राष्ट्रवाद के कोर्स को छोड़ दिया है, देश की सुरक्षा के कोर्स को छोड़ दिया है, सिर्फ मोदी फोबिया का कोर्स उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, फेक गांधी पारिवारिक यूनिवर्सिटी में। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। देखिए, ये तो अपने उस फोबिया में अपने आप जनता इनको जवाब दे रही है, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैं ना तो बीजेपी का प्रवक्ता हूं, ना मैं किसी और का प्रवक्ता हूं। लेकिन जो मैं समाज के अंदर हाल देख रहा हूं, उसका विश्लेषण करते हुए आपको बता रहा हूं। और आपको याद है, मैंने बात शुरू ही यहां से की कि हर व्यक्ति इस देश का जो कमजोर है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे किसी जाति का है, उसका देश के स्रोतों पे अधिकार है, उसको मिलना चाहिए।
मैं एक सवाल और पूछता हूं इनसे, तहसीन पूनावाला साहब से, कि जो लोग मुस्लिम के नाम पे राजनीति करते हैं, आज ये बड़े जोर शोर डंके की चोट पे कहते हैं कि साहब मुस्लिम पे बेरोजगारी है, मुस्लिम के यहां एजुकेशन नहीं है। मैं मानता हूं इन बातों को, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि इनके कांग्रेस के नेता मुस्लिम वोट के ऊपर जितने राजनीति करते हैं, उनके कुनबों के पास इतनी जायदाद कैसे है? उनके बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड में क्यों पढ़ते हैं? यहां कहते हैं उसमें पढ़ो जाके मदरसे के अंदर। मुझे एक बात बताइए, अपनी कम्युनिटी के लिए इन्होंने क्या किया है? मैं नाम लेके कहता हूं, मुझे बताइए सलमान खुर्शीद पे कितनी जायदाद है? बताइए कम्युनिटी के लिए क्या किया है? गुलाम नबी के पास कितनी जायदाद है? बताइए कम्युनिटी के लिए क्या किया है? और एक बात बताऊं, इस परिवार ने अपनी, इनकी राजीव गांधी फाउंडेशन है, बताइए मुझे देश की जनता के गरीबों के लिए क्या किया है सिवाय विदेश घूमने के और उस पर पैसा खर्च करने के अलावा? तो ये झूठे आंसू बहाना छोड़ दे। अगर ये लोग इस देश के गरीबों के लिए, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई, पारसी जो भी थे, अगर ये उनकी कदर सन 47 से करते तो आज देश गरीबी की या बेरोजगारी की। कपिल कुमार, मेरा छोटा सा इंटरवेंशन ये है सर, गरीबी हटाओ का नारा दिया जरूर गया था चुनाव दर चुनाव, लेकिन गरीबी कितनी हटी थी उन सरकारों के दौरान में, ये आंकड़ा आप बेहतर जानते हैं। मुझे एक बात बताइए, गरीबी दूर हो गई। हाँ। और सुनिए, मैं वही कह रहा हूं सर, और पर्सनल कैपेसिटी में किसी के ऊपर आक्षेप लगाना मकसद नहीं है, लेकिन तहसीन सवाल ये मौजूद है कि जो लोग माइनॉरिटी के भले के लिए राजनीति करते हैं। अनंत जी एक लाइन और सुन लीजिए मेरी, जी कपिल जी, थोड़ा सा इन्हें याद दिला दूं, एक लाइन और सुन लीजिए। माइनॉरिटीज की ये बात करते हैं ना, सन 84 में सिख माइनॉरिटी के साथ क्या हुआ था देश जानता है। मलियाना के अंदर, भागलपुर के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ क्या हुआ था देश जानता है, और ये कांग्रेस के राज में हुआ। और इमरजेंसी के अंदर, ठीक है, मैं छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा तहसीन से, उसके बाद में चलूंगा फिर दानिश जी के पास। इमरजेंसी के अंदर मुझे बताइए, तुर्कमेनिस्तान, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास, फिर आज के परिप्रेक्ष्य में फिर लौट आते हैं वापस। तहसीन पूनावाला, माइनॉरिटीज के ठेकेदार बनते हैं। दो चीज का मैं उत्तर देना चाहता हूं। एक जो प्रोफेसर साहब ने कहा, कांग्रेस ने, यूपीए ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। मेरे डेटा नहीं, यूनाइटेड नेशंस की डेटा है। मोदी जी की महान इकोनॉमी ने 21 करोड़ लोगों को दोबारा से गरीबी रेखा में डाला। मेरी डेटा नहीं, यूनाइटेड नेशंस की डेटा है। और आज ही नरेंद्र मोदी जी ने, प्लीज अगर ऐसे होगा तो मैं चुप बैठता हूं, कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो। आप बोलिए, कपिल कुमार जी एक एक करके बात करते हैं। आपकी बातें सुनी उन्होंने, तहसीन ने बड़ी इत्मीनान के साथ में, अब उनको थोड़ा सा मौका दीजिए सर। फोबिया से तो बाहर निकलिए ना, मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। जिस दिन कांग्रेस मोदी फोबिया से बाहर निकल गई ना, आपको फिर जनता शायद वोट देने लगे। ठीक है, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास, अपनी बात आप कीजिएगा। तहसीन सर अपनी बात पूरी कर लें। आपने जो सवाल पूछे थे कपिल जी, उनका जवाब मेरा तहसीन से ले लूं पहले एक बार। तहसीन पूनावाला जी, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। 23 करोड़ लोगों को यूपीए ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 21 करोड़ लोगों को दोबारा से गरीबी रेखा के अंदर एनडीए ने डाला, और सरकार इस आंकड़े को नहीं मानती। पार्लियामेंट के अंदर आज टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। दूसरी बात, हंगर इंडेक्स में हम नीचे आ गए, हम नाइजीरिया के पीछे आ गए। अब हम आते हैं दूसरी बात पर। राष्ट्र सुरक्षा की बात की कुमार साहब ने, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनकी। आईएसआई को पठानकोट बुलाकर बिरयानी खिलाना, ये राष्ट्र सुरक्षा की बात थी? या जिस वक्त पठानकोट हुआ वहां पर शूटिंग करना और 2 घंटे तक शूटिंग करना, और उसके बाद एक सेकंड तहसीन जी, एक सेकंड। अब मैं आपको बोलना चाहूंगा सर, बीच में टोकने के लिए आप कहेंगे कि आपको रोका जा रहा है। मैं वापस फिर ट्रैक पर आपको लेके आना चाहूंगा तहसीन की। आज का जो सवाल है, आनंद जी, मैं इस ट्रैक पर नहीं गया। वो मेरा कर्तव्य बनता उसको उत्तर दे। एक सेकंड, हम लोग तहसीन पूनावाला, हम लोगों ने बात की थी माइनॉरिटी को लेकर के। तुम लोग बिल्कुल कपिल कुमार जी, कपिल जी एक सेकंड सर। तहसीन पूनावाला, हमारा जो मुद्दा डिस्कशन का था और जो मेरा पहला सवाल तहसीन आपसे था, वो माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के जो कमेंट किए गए उसी को लेकर के था। सर मैं उसी पर आना चाहता, उसी पर रहते हैं तहसीन, हम लोग उसी पर रहते हैं। लेकिन ये तो नहीं होगा ना कि कुमार जी सारे विषयों पर बात करें और फिर मैं उसका काउंटर नहीं, ये तो नहीं होगा। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। पठानकोट पर जब शूटिंग चल रही थी, वो राष्ट्र सुरक्षा की तो बात, पठानकोट की बातें सर बीच में कहीं से नहीं आई तहसीन। उन्होंने राष्ट्र सुरक्षा हमारे पास तहसीन चर्चा में वक्त सीमित रहता है, तो आप जितने सीमित वक्त में अपनी बातें लोगों तक पहुंचा देंगे, लोगों के लिए और आपके लिए कनेक्ट उतना बेहतर हो पाएगा ना। इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन उन्होंने राष्ट्र सुरक्षा की बात की, इसलिए हम राष्ट्र सुरक्षा को चर्चा से हटा देते हैं सर फिलहाल के लिए। ठीक है, आज की चर्चा राष्ट्र सुरक्षा पे नहीं है, वापस आ जाते हैं माइनॉरिटी के लेकर बयान को लेकर। स्पीकर है, आपने उनके कमेंट्स को एक्सपंज कर दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अब हम आते हैं माइनॉरिटीज पर।
माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या है, मैं आपके माध्यम से आवाम और जनता को समझाना चाहता हूं, क्योंकि जी। इस पे भी बहुत सारा ज्ञान फैला जाता है। माइनॉरिटी मतलब आप हिंदू भी हो सकते हो जो फॉर एग्जाम्पल बंगाली बोलता है, हिंदी नहीं बोलता, और आप दिल्ली में आए और आपको हिंदी का एक शब्द नहीं आता है, तो आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकते हो, आप हिंदू हो सकते हो, आप ब्राह्मण हो सकते हो, आप ऐसे प्रांत में जहां पे से फॉर एग्जांपल ट्राइबल्स मेजॉरिटी, तो आप कास्ट बेस्ड माइनॉरिटी हो सकते हैं। माइनॉरिटी का डेफिनेशन रिलीजियस नहीं है, लेकिन बार बार एक शब्द मुसलमान कहते कहते मैं मुसलमान हूं, मुझे माइनॉरिटी स्टेटस नहीं चाहिए तो मत लीजिए, मोदी जी को बोलिए इसे चेंज कीजिए। माइनॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेकंड, क्या है? अगर आपने अब दो Constitution चीजें नहीं पढ़ा, तो तहसीन मैं में कुछ आप नहीं कर क्योंकि सकता हूं। तथ्यों के ऊपर बात करते हैं इसलिए आपको मैं पसंद भी करता हूं और मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं। आपने कहा कि माइनॉरिटी का जो संबंध है वो किसी धर्म जाति से नहीं है, तो मैं दो चीजें दिखाना चाहूंगा सर। पहली बात जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कही थी वो कोट इन कोट मैं आपको दिखा देता हूं, और उसके अलावा जो जगदीश ठाकुर ने कहा और उसके बाद उनके बयान का समर्थन किया गया, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर बात की गई। मनमोहन सिंह ने क्या कहा था वो कोट एंड कोट से मैं लिख के दिखा रहा हूं यहां पर स्क्रीन पर चल रहा है कि इसमें विशेषकर माइनॉरिटी यानी विशेषकर मुसलमानों को विकास के लाभ में बराबर की हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमानों, और संविधान में क्या कहा गया है, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट पर जाएंगे उसमें क्वेश्चनर बना हुआ है जिसमें कि तमाम जिज्ञासाओं को शांत किया जा सकता है। उसमें पहला सवाल है कि विच आर द माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन द कंट्री नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड व्हाट इज द शेयर ऑफ कंट्री, व्हाट इज द शेयर ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। इसी में ऑफिशियल है सर minorityAffairs.gov.in की वेबसाइट पर। सवाल क्या है, अब मैं सवाल का उत्तर देता हूं कि उत्तर कहां से शुरू हो रहा है। मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन एंड जोरासिस्ट यानी पारसीज हैव बीन नोटिफाइड as minority communities under section 2C of National Commission for Minorities Act 1992। करेक्ट। यानी संविधान में जो बात हो रही है ना सर, वो माइनॉरिटी की डेफिनेशन धर्म के आधार पर हो रही है, भाषा के आधार पर नहीं हो रही। नहीं, एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड। धर्म और भाषा ये दोनों माइनॉरिटीज का डेफिनेशन है, पहली बात। और दूसरी बात है, अपनी बात समाप्त भाषा के आधार पर सर कब से आप भला चाहने लगे? बिल्कुल, एक सेकंड सर, मेरी बात समाप्त होने दीजिए, बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ। वो तो एक बात, अच्छा एक सेकंड तहसीन मुझे बस एक बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए, एक सेकंड मैं आ रहा हूं सुनिए आपकी बात। मुझे बताइए तहसीन, आपने कहा, मैं आप ही की बात को कर रहा हूं तहसीन, मुझे बताइए आपने कहा कि भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक तय किए जाते हैं। दक्षिण भारत के किसी हिंदू को या किसी अपर कास्ट को आपने भाषा के आधार पर कब से माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया, या उसके लिए आप कब खड़े हो गए आकर के कि माइनॉरिटी में इसके लिए मैं खड़ा हूं? मैं आपको माइनॉरिटी समझा रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति जो फॉर एग्जांपल हिंदी बात नहीं करता, वो दिल्ली में आता, प्लीज मेरी बात, अगर आप इसमें टोकेगे तो मेरी बात समाप्त नहीं होगी। मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर देता। अगर कोई व्यक्ति फॉर एग्जांपल तमिल बोलता है और दिल्ली आता है और वो हिंदी नहीं बोल सकता, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होता है। अगर क्या कांग्रेस उसी माइनॉरिटी की बात कर रही है सर? क्या मनमोहन सिंह ने जो विशेषकर मुसलमान कहा था वो वही माइनॉरिटी थी क्या? सर मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं आपको पहले एक चीज को क्लैरिफाई कर रहा हूं। मैं मनमोहन सिंह जी और ठाकुर जी की बात पर आ रहा हूं। जो उन्होंने कहा उसे कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर पीछे हो, कोई समुदाय अगर पीछे हो, उसको आप स्पेशल प्रिविलेजेस दे ताकि वो बराबर का उनको दर्जा मिले। कंपेयर्ड एक्ट टू, अगर आप मानते हो गलत है, मैं आपकी बात के सामने सर झुकाता हूं, लेकिन कंपेयर्ड एक्ट टू वर्तमान प्रधानमंत्री जो कहते हैं दंगइयों को अपने कपड़ों से पहचाना जाता है, ये होता है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। एक सेकंड, मैं फिर वापस मुद्दे पर आऊंगा सर। और दानिश कुरैशी, मेरा सवाल ये है आपसे कि तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि ये है भाई अफर्मेटिव एक्शन। मैं कहता हूं ये सिर्फ मौके की राजनीति है। आपको दिखाई पड़ रहा है गुजरात चुनाव सर पर हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में जिस अंतरात्मा की जागृत होने की बात यशवंत सिन्हा ने की थी, वो विपक्ष के सांसदों की और विधायकों की अंतरात्मा जाग चुकी थी। खतरे में आप महसूस कर रहे थे तो आप माइनॉरिटी कार्ड लेकर के आ गए, आप मुसलमानों का कार्ड लेकर के आ गए। देखिए, मैं तो कांग्रेस का पक्ष रखने वालों से मेरा तो सीधा ही एक सवाल है और ज्यादा दूर की बात नहीं है, अभी की मैं बात कह रहा हूं कि देश में हमारे यहाँ राष्ट्रपति के लिए 2 कैंडिडेट थे। एक मुर्मू जी थी जो महामहिम राष्ट्रपति के तौर पे नियुक्ति पाई, उनको मुबारकबाद, और दूसरी तरफ थे यशवंत सिन्हा। आरएसएस की इतनी मुखालिफत करने वाली कांग्रेस के पास नॉन आरएसएस का कोई व्यक्ति नहीं मिला। कौन थे यशवंत सिन्हा? आप बताइए। तो आप एक तरफ तो बैठ के टीवी पे उसकी मुखालिफत भी करते हैं, दूसरी तरफ ये गुजरात, आपको याद हो तो गुजरात के अंदर में भी आरएसएस के
बहुत कद्दावर रहे, शंकर सिंह वाघेला भी प्रमुख रह चुके हैं। तो दिक्कत क्या है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आप आरएसएस की पॉलिसी के खिलाफ लड़ेंगे या उन्हीं के लोगों का इस्तेमाल करेंगे। पहले तो आप अपने पास अपने लोग तैयार करिए। जो आप अगर पॉलिसी की बात कर रहे हैं, आपको सुपर सेक्युलर हो के अगर लड़ना है तो आपको ऐसे लोग तैयार करने पड़ेंगे। आपके पास तो कुछ है ही नहीं तैयार करने को। आप देखिए गुजरात की अगर बात करें तो अल्पेश ठाकुर को लेकर आए, वो कांग्रेस ही नहीं थे। उसके बाद अब ये जो नए नेता उभर के आए दलितों के नाम से, ये कांग्रेस ही नहीं थे। हार्दिक पटेल लेकर आए। क्या कांग्रेस के पास अब वो क्षमता नहीं बची कि वो नए नौजवान नेता पैदा कर सके? तो आपको उधार लाना पड़ता। और अभी आप देखिए, अभी एक और चर्चा चल रही थी पिछले कई दिनों से। मुझे बता दीजिए कि क्या सिर्फ कांग्रेस मुसलमानों का नाम लेकर के वोट लेने की कोशिश कर रही है क्या? बिल्कुल, वो दिन खत्म हो गए आनंद। मैं आपको बता दूं, गुजरात के अंदर में वो दिन अब खत्म हो गए। कांग्रेस को अब काम करना पड़ेगा। जिस किसी भी समाज का वोट लेना है उसको, उसके लिए उसको काम करना पड़ेगा। दिक्कत क्या है इनकी, ये जीत के तो आ जाते हैं अल्पसंख्यकों के और ओबीसी का जो वोट शेयर है इनका, उसके आधार पर। लेकिन होता यह है कि 2017 की मैं आपको स्थिति बताऊं, 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी 99 सीट और कांग्रेस जीती थी 80 सीट। मैजिक नंबर से 12-15 नंबर ज्यादा डिफरेंट नहीं था। लेकिन राज्यसभा के चुनाव के नाम पर जिस तरह से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में मजबूत किया, एक साल के बाद आप लीजिए 2017 में भाजपा की सरकार इतनी मजबूत नहीं थी जितनी एक साल के बाद 2018 साढ़े 18 में थी। तो दिक्कत क्या है अब आप देखिए। अनोखी बात कह रहे हैं सर कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूत कर दिया। कांग्रेस को बात बचेगी भी नहीं जो आप कह रहे हैं, उनको ये बात पचेगी नहीं जो आपने विश्लेषण कर दिया सर। सच्चाई अगर नहीं पचाने की शक्ति है तो फिर भूल जाइए। मैं कपिल कुमार साहब से आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रख सकता हूं, लेकिन उनकी बात पे 100% इत्तेफाक रखता हूं कि अगर आपको सच्चाई पचाने की ताकत नहीं है तो आप भूल जाए कोई समाज वोट नहीं देगा। अब मुझे सुबोई खान ये बताइए कि क्या आज की तारीख में जगदीश ठाकुर का जो बयान रहा, जिग्नेश मेवाड़ी ने जो सपोर्ट किया, बाकी जो कांग्रेस के नेता उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पीछे AIMIM का बढ़ता हुआ वर्चस्व भी खौफ का काम कर रहा है क्या? कि कहीं AIMIM जिस तरीके से राज्य दर राज्य बढ़ती जा रही है, कहीं कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक वो समझती है वो छिन ना जाए, इसलिए वापस आप अल्पसंख्यक का प्लेकार्ड लेकर खड़े हो गए? जी जी अनंत जी, मैं इस अल्पसंख्यक विषय पर ही फोकस रहना चाहती हूँ। मैं इस विषय का राजनीति करके किसी स्पेसिफिक पार्टी के फेवर या विरोध में बात बोलने के बजाय इस एयर टाइम का सदुपयोग करना चाहती हूँ, क्योंकि ये देश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। मैं ये मानती हूं कि अल्पसंख्यक शब्द मुसलमानों की बर्बादी का कारण है। मुसलमान समाज के लिए गाली है अल्पसंख्यक शब्द, क्योंकि वो मुसलमान बच्चे को भारत से तोड़ता है। उसके मन में ये बीज डालता है कि वो भारत के दूसरे बच्चों से अलग है। जितने भी लोग अल्पसंख्यक नाम की राजनीति करते हैं, बहुत अच्छा बोला कपिल जी ने, उन लोगों के बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी विलास हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब का हैदराबाद शहर से लेके एयरपोर्ट तक का आप जाइए, लाइन से बड़े बड़े महल हैं। 3 जनरेशन पहले तक हीरो पुक चलाते थे उनके परिवार में। मुसलमान की राजनीति कर करके आप तो महाराजा बन गए। मुसलमान आज भी फल बेच रहा है, मुसलमान आज भी बेचारा पंक्चर जोड़ रहा है, वो आज भी सब्जी का ठेला लगा रहा है। मुसलमान बच्चे का उत्थान तब होगा जब वो अपने आप को अल्पसंख्यक बनना बंद करेगा, जब उसकी शिक्षा समान होगी, जब उसको स्वास्थ्य सेवाएं समान मिलेंगी, जब वो कानून समान मानेगा, देश की मेन स्ट्रीम के साथ मुख्य धारा के साथ जुड़कर चलेगा, शिक्षा तभी समान उत्थान होगा। मिलेगी, उसको सुविधाएं समान मिलेगी। लेकिन कांग्रेस का तो अर्थ यह है, उनका उद्देश्य तो है कि सबसे पहले उन्हीं को दिया जाए, तो बाकी लोगों को क्यों ना दिया जाए भाई? देखिए अनंत जी, मैं हमेशा एक कार्ड की बात करती हूँ, विक्टिम कार्ड। किसी भी इंसान को अगर आपको उसकी रैशनैलिटी, सोचने समझने की क्षमता खत्म करनी है तो आप उसके दिमाग में डर डाल दीजिए। अल्पसंख्यक शब्द से ये लोग एक डर भी डालते हैं कि भाई आप विक्टिम हैं, आप अकेले हैं, आप कमजोर हैं, आप हमें वोट दीजिए तो हम आपको बचाकर चलेंगे। यही चीजें कर करके ये मुसलमान को उसकी ताकत नहीं पहचानने देते हैं, उसको ये रियलाइज नहीं करने देते हैं कि वो भारत का बच्चा है, उसको अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने देते हैं। अधिकार 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 बोल बोलकर उसको सिर्फ एक वन साइडेड। दानिश कुरैशी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद छोटे से कमेंट के बाद चलूंगा तहसीन के पास। जी जी बिल्कुल सुबोई। दानिश, छोटा सा कमेंट आपका। जी बस आनंद आपका आंकलन बिल्कुल सही है। गुजरात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आगमन के बाद जिस तरीके से कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन, और निकलना लाजमी भी है क्योंकि इतने सालों में जब से गुजरात बना है तब से आप देख लीजिएगा तो आपको आज की डेट में 8-8, 10-10 लाख की जहां मुसलमानों की आबादी है, वहां पे आपको ड्रेनेज लाइन और पीने की पानी की सुविधा आज तक मुहैया नहीं है। मतलब बेसिक जरूरतें भी वहां फुलफिल नहीं की जा रही। और उसके बाद ये बात करें, 26 साल हो गए गुजरात में, अवाम ने उन्हें मैंडेट नहीं दिया। अब आप
बताइए, इस बार जब चुनाव वो हारेगी कांग्रेस गुजरात में तो 32 साल हो जाएंगे, फिर कौन से मुंह से जा रहे हैं आप? मुझे इस समझ में ये नहीं आता कि नहीं, शायद अगर मुझे लोगों को लगता है बुनियादी सुविधाएं दानिश भाई अगर नहीं मिल रही है तो इसके लिए कांग्रेस कम, वहां की सरकार ज्यादा जिम्मेदार है। बिल्कुल, सरकार से बिल्कुल। सवाल लेकिन पूछे जाने चाहिए वहां तो कि भाई आपको मैं वही कह आधार रहा हूं। नहीं है, आपको हक नहीं है कि आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर कोई आप कोई भेदभाव कर पाए। सरकार पे तो ये आक्षेप रही है कि धर्म हाँ। आधारित वो विकास ठीक के है। काम करे, लेकिन विपक्ष का जो जिम्मेदारी थी वो भी नहीं निभाई जा रही है। तहसीन पूनावाला, मुझे छोटा सा सवाल बता दीजिए, छोटा सा जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद चलूंगा कपिल जी के पास। मुझे ये बता दीजिए कि अगर आपकी तारीख, आज की तारीख में भी कहते हैं कि भाई पहला हक जो है वो मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है, तो मुझे बताइए कि एक व्यक्ति जो कि अल्पसंख्यक नहीं है, या और सहूलियत के लिए बात करें जो सवर्ण कास्ट का है, वो राजपूत चाहे हो, वो पंडित चाहे हो, लेकिन घर में खाने के लिए राशन नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं कि बच्चों को पढ़ा सके, ढंग में पहनने के लिए उसके पास कपड़े नहीं है, तो मुझे बताइए कि पहला हक उसका होना चाहिए जो आर्थिक तौर पर कमजोर है, या पहला हक उसका होना चाहिए भले वो माइनॉरिटी से लेकिन आर्थिक तौर पर सक्षम है? मैं उत्तर उसका दे देता हूं। पहले ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियां चल रही है उसको मैं थोड़ा सा अभी पंक्चर करता हूं। जिस पार्टी के नाम में मुसलमान हो वो आके यहाँ सेक्युलरिज्म की दुहाई देती है। अगर आप इतने ही देशभक्त हो तो अपनी पार्टी के नाम से मुसलमान शब्द निकाल दीजिए। वो तो आप निकालोगे नहीं, आकर आप दूसरों को कोसोगे। अरे मैं आपको बताता हूँ इनकी हैसियत और इनकी औकात अब दिखाता हूँ तुमको। बीजेपी की बी टीम, सवाल ये इनके कि इनके जो लीडरान है उनके छोटे भाई हमारी देवी देवताओं को गाली दे रहे थे। किन अभद्र शब्दों का प्रयोग किया हमारी देवी देवताओं के, और सरदार मनमोहन सिंह जी थे जिन्होंने अलायंस में होने के बावजूद उनको जेल के अंदर ठोका। आज ये सुबह सुबह में फिरते देवी देवताओं को गाली देते हुए भाजपा के 56 इंच के प्रधानमंत्री सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन में ख्याल से ठीक से नहीं करवा पाए थे उस वक्त। सर एक सेकंड, मैं अपनी बात समाप्त कर देता हूं। इन्वेस्टिगेशन हुआ जब बीजेपी और टीआरएस साथ में थे। इन्वेस्टिगेशन तब हुआ क्योंकि 2014 की बात चल रही थी। ये जेल में ये चार्जशीट भी तब टीआरएस की सरकार ने फाइल की। इनकी जो सेटिंग है, इन्होंने इसके बाद कर्नाटक का जब बीजेपी की सरकार है वहां कहा था 15 वर्सेस 100। इनके गुजरात में जाकर भाषण देते, उत्तर प्रदेश में जाकर भाषण देते। ये सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाते, देश के अंदर कम्युनलिज्म फैलाते। इनको ये बताओ, अरे आप चुप बैठिए, अभी अपने आपको करते क्या हो? तहसीन जी, अब मैं आपको बताता हूं आप करते क्या हो। संक्षेप में सर, आप इतने देशभक्त हो, सुनिए ना, आप इतने देशभक्त हो, मुसलमान नाम निकालिए ना आपके पार्टी में से। मैं तो मानता हूं ये गलत नाम है। आप आते सिर्फ जहर फैलाते हो क्योंकि आप बीजेपी की बी टीम हो। भाई मेरा सवाल तो दरअसल ये है ना, मेरे पास वक्त कम बचा, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, उसका कपिल जी से मुझे लास्ट कमेंट लेना होगा। मुझे बताइए कि कम से कम एआईएमआईएम तो अपने नाम में मुसलमान शामिल कर रही है, वो कम से कम ये तो नहीं कह रही कि हम सबसे पुरानी पार्टी हैं, हम बहुत सेकुलर पार्टी हैं, उसके बाद जाकर धर्म विशेष की बात करें। कांग्रेस तो कहती है कि भाई हम लोगों ने 42nd अमेंडमेंट में सेकुलर शब्द को, सेकुलरिज्म शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए। कांग्रेस कहती है कि हम सेकुलर पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं और बात करते हैं कि अब मुसलमानों को पहला होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, कहती है कि जो लोग पीछे हैं, दानिश कुरैशी में आ रहा हूं आपके पास, जो लोग पीछे है, गरीब है, कमजोर है, उनको पहला हक मिलना नहीं कही जा रही का दर्जा मिलता। ये बातें तब के कार्यकाल में ना श्री मनमोहन सिंह ने कही थी अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में, ना आज की तारीख में जगदीश ठाकुर कह रहे हैं। ये सिर्फ पैनल पर आज तहसीन पूनावाला कह रहे हैं, उसके अलावा कांग्रेस में सर कोई कहता हुआ सुनाई नहीं पड़ा। कपिल कुमार जी, क्या आप जानते हैं ऐसा कुछ कि भाई कहा जा रहा हो कि हमने अल्पसंख्यकों का नाम नहीं लिया, बल्कि अल्पसंख्यकों से हमारा मतलब गरीबों से था या जो वंचित है उनसे था? देखिए, मेरे दो सवाल हैं। एक तो तहसीन पूना जी से मिलता जुलता है, दानिश भाई से। दानिश भाई, मुझे एक बात बताइए, आपके नेता हैं ओवैसी साहब, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत जानकार हैं, अच्छा खासा इंटेलेक्ट है उनका। तो मुझे ये बताइए, वो पूरे देश के नेता क्यों नहीं बनते? पूरे देश की आवाज क्यों नहीं उठाते? वो जिन्ना की तरीके से केवल मुस्लिम लीग के नेता क्यों बनना चाहते हैं? पूरे देश की आवाज क्यों नहीं उठाते? क्यों सिर्फ कहते हैं कि मैं मुसलमानों को इकट्ठा करूंगा, मुसलमान ये करेंगे, मुसलमान वो करेंगे? उनको क्यों नहीं उठाते आगे लेकर के चलने के लिए? पूरे देश की बात करिए, मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा, लेकिन आप लोग सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। अरे वो वासी साहब इतने बड़े नेता देश के हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, पूरे देश की बात करके चलिए ना। आप खुद बांटने की बात करते हैं। आप कहेंगे मुस्लिम और लेकिन शेड्यूल कास्ट मेरे पास 30 सेकंड है, मैं छोटा सा कमेंट समझना चाहूंगा आपसे। और कपिल जी, खाली मुझे ये बता दीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी कम से कम खुल के कहते तो हैं कि मैं धर्म विशेष की राजनीति कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस कहती है कि हम हैं तो सेक्युलर, लेकिन बात करेंगे अल्पसंख्यकों के नाम की, सिर्फ मुसलमानों की। ये देखिए, मैंने इसीलिए ये बात कही कि वो ये कहते हैं, मैं मानता हूं, और स्पष्ट कहते हैं, मैं तारीफ करूंगा कि जो वो कर रहे हैं उसको स्पष्ट कहते हैं। लेकिन कांग्रेस तो कहती कुछ है, करती कुछ है, भरती कुछ है, बहाती कुछ है, फैलाती कुछ है।
ये और जो ये बात इतने कर रूप आवाम बन को गए हैं ना समझने की जरूरत फेक गांधी है कि परिवार आज की के, तारीख में जो ये लोग हर अपने आप को जगह सेक्युलर ये बताते मंदिर हुए भी धर्म पहुंच विशेष की जाएंगे, बात कर ये रहे हैं, मस्जिद भी पहुंच जाएंगे। उनकी अंतरात्मा क्या कहती है। सर, चर्चा मेरे पास वक्त सिर्फ इतना ही था, चर्चा को मुझे विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। आदाब। तो राष्ट्रवाद में एक बात लोगों को समझनी होगी कि अगर आपको धर्म के नाम पर कोई बांटने की कोशिश करे तो कम से कम अपने विवेक का आप इस्तेमाल करें। आपको धर्म के नाम पर कोई कुछ देने की कोशिश करे तो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। ये हिंदुस्तान 130 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है, किसी एक धर्म का, किसी एक वर्ग का, किसी एक विशेष संप्रदाय का।